हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 61 और जो हमारी डेट है वो है 27 नवंबर 2020। इसमें जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम रदरफोर्ड का मॉडल और थॉमसन का मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये बच्चा हमेशा की तरह आज भी क्वेश्चन पूछता है, पुट अप क्वेश्चन कर रहा है कि जिज्ञासा दीदी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। कि रदरफोर्ड के जो एटम के मॉडल के अनुसार जो एटम है वो तो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। तो हाउ द स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम इज पॉसिबल एंड एक्सप्लेन। तो फिर कैसे जो एटम है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है, उसको उसको एक्सप्लेन करो और कैसे पॉसिबल है। मतलब वो ये क्वेश्चन उनसे पूछ रहा है, तो ये जवाब देते ज्ञान। We learned that Rutherford's model of the atom have some drawbacks like revolution of the electron in circular orbit is not expected to be stable। कि जो उनका रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कुछ ड्रॉबैक्स रखते थे, जैसे जो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कि वो स्टेबल नहीं कह सकते। अगर वो रिवोल्यूशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो स्टेबल नहीं होगा। So, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of atom, Neil Bohr, the another scientist, put forward his model of an atom known as Bohr's model of atom। तो उन्होंने ही जो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर, उन्होंने जो उनकी ड्रॉबैक्स थी उनको ओवरकम करके अपना जो एक नया जो है मॉडल दिया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। Neil Bohr postulated his model of an atom in 1922 with two main features as follows। उन्होंने जो अपना जो मॉडल है उसको पोस्टुलेट किया, उसकी थ्योरी दी। उन्होंने दो मेन फीचर, सबसे पहले दो मेन फीचर जो है उन्होंने बताए। क्या बताया? सबसे पहले बताया कि उन्होंने कि इनसाइड द एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन अ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट्स एंड शेल्स एज दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उन्होंने ये, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चार, ये आपका जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है एक स्पेसिफिक अपनी लाइन में घूमेंगे। जैसे ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये इनको बोलते हैं शेल्स और इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट। ये इनके ही अराउंड घूमेंगे। ये ऐसे नहीं कहीं भी घूमते रहेंगे। ये इनकी जो लाइन्स होती हैं इनमें ही क्या है, ये घूमेंगे। इनके अलग अलग क्या है एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये बताया इन्होंने। दूसरा इन्होंने बताया कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग दियर रिवोल्यूशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट्स एंड एनर्जी शेल्स अराउंड न्यूक्लियस। कि जब ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डिस्ट्रिक्ट शेल्स में घूमते हैं तो ये कोई भी एनर्जी क्या है रेडिएट मतलब निकालते नहीं है। इट कैन ओनली जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से या तो ये हाई लेवल में, जैसे सबसे छोटा लेवल क्या है के, तो के से ये एल में जा सकते हैं एनर्जी गेन करके, और के एल से एनर्जी लूज करके ये के में जा सकते हैं। सिर्फ ये जंप कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या है जंप कर सकते हैं एक शेल से दूसरी शेल में। ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, मतलब रेडिएट नहीं करते, लेकिन ये बस जंप कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और गेनिंग ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इनकी फिक्स होती है कि इतनी एनर्जी लेंगे तभी क्या है ये जंप कर सकते हैं। और इतनी ही एनर्जी मतलब एक अमाउंट होती है इनकी, जब आप 11th में पढ़ेंगे वो उसमें आएगा कि इतनी एनर्जी जब वो लूज़ करेंगे तब वो क्या है छोटी शेल में आ सकते हैं। उन्होंने ये दो पोस्टुलेट जो उन्होंने बोहर मॉडल ने दिए। फिर क्या है, ही नेम्ड दीज ऑर्बिटल्स एंड शेल्स और एनर्जी लेवल। इन्होंने जो एनर्जी लेवल थे इनको के एल एम एन के नाम दिए, और उनमें जो एन की जो वैल्यू थी के में हमारी एक है, एल में 2, एम में 3 और एम एन लास्ट में एन में क्या है 4 है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपका एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व एनर्जी लेवल इज फिक्स्ड एंड गिवन बाय द फॉर्मूला। ये क्या है, इन जो इनका फिक्स होता है, इसमें क्या है इनका एक फार्मूला दे रखा है 2n⁻², जहाँ पे n इज़ द ऑर्बिटल नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स, जिसमें ये आपका जो n होता है ये ऑर्बिटल नंबर हो, जैसे k का क्या है 1, l का क्या है 2, m का क्या है 3 और ऐसे ही n का क्या है 4। इनका जो ये फिक्स होता है।
तो के में अगर ये देख लें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, एन की वैल्यू के में कितनी होती है 1, इसकी पावर 1, तो कितना आ गया, सॉरी इसकी पावर 2, तो क्या आ गया हमारा 1 को जब उससे करेंगे 1 ही आएगा और 2 पहले से है तो क्या आ जाएगा 2, कि एल में कितने हैं हमारे 2 रह सकते हैं। ऐसे ही आगे का इन्होंने निकाल लिया कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल, वो 8 होंगे, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके 8, और इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो होगा अपना क्या है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जद्दोजहद में रहता है। वो क्या अपना जो है ऑक्टेट पूरा करना चाहता है बाय लूजिंग और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या है अब न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे चैडविक इन 1932। जो आपका जैसे हमने क्या है प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, उसी तरीके से जो न्यूट्रॉन्स है ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी खोज किसने करी, जे चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन्स जो है कोई भी न्यूट्रॉन्स हैड नो मास एंड इट्स मास नियरली सेम एज प्रोटॉन। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन जो उसका मास होता है वो नियरली सेम एज प्रोटॉन की जैसे ही होता है। न्यूट्रॉन को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो एन से करते हो, जैसे प्रोटॉन को आप करते हो पी से, जैसे इलेक्ट्रॉन को करते हो आप ई माइनस से। ही सेड दैट मतलब चैडविक, ही सेड दैट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस अलोंग विद एटम्स प्रोटॉन्स। ही मतलब बोहर ने कहा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस अलोंग विद प्रोटॉन, की जो ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल। जो एक एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड रहता है किसमें, न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि जो अधिकतर जो मास होता है इसका, क्योंकि प्रोटॉन का भी मास है न्यूट्रॉन का भी मास है, तो क्या है न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, आसपास नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास नहीं होता, उसका क्या है मास नेग्लिजिबल हम मानते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी क्या है, जैसे आपका देखो ये दिखा रखा है, ये हमने देखना भूल गए, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। अब सोडियम एटम क्या है, ये देखो ये हाइड्रोजन का एटम आपको दिखा रखा है कि इसमें कितनी शेल है, अंदर की शेल में कितनी है, इसका वो क्या होता है एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, ठीक है। तो 11 होता है तो कैसे हुआ इसका, देखो इसका क्या एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे 2, क्योंकि फर्स्ट सेल में कितनी आता है हमारा 2, जैसे हमने के में पढ़ा हमारा 2 आएगा, फिर हमारा आएगा 8, एल में कितना आता 8 और बचा कितना 1, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने किया है अंदर की शेल में, इनको कितना आया है इनका 2, ठीक है। जैसे हम अगर शेल हम बनाने लगे सोडियम एटम की तो हम कैसे बनाएंगे, अंदर वाले में हमारे कितने आएंगे 2, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बाहर की ये हमारी हो गई कौन सी के शेल, अब हमारी एल शेल बनेगी, एल शेल में हमारे कितने आएंगे 8, ठीक है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2, 8 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 8 हमारे पूरे और बचा हमारा 1, तो ये एक क्या है हमारा, एक हमारा आउटर मोस्ट शेल में आ गया। तो ये जो आपने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन द एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट, ये आपका जो बाहर की जो ऑर्बिट दिखा रखी है इसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। जो और आपका जो इसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम एटम में क्या है 1 जो इलेक्ट्रॉन है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं इसे क्वेश्चंस पे कि स्टेट 2 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी हमने समझा कि कौन कौन से हैं, इसके ये 2 हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एक डिस्ट्रिक्ट मतलब एक शेल में ही क्या कहते हैं रिवॉल्व कर सकते हैं और वो कोई भी एनर्जी क्या होती है वो रेडिएट नहीं करते। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम ओवरकम द ड्रॉबैक्स इन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, कि उसने रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी उसको कैसे ओवरकम की। तो उसका आपका आंसर क्या है ये वाला, इसका सेकंड पॉइंट। कैसे करके उसने बताया कि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते जब वो क्या है चारों तरफ किसके न्यूक्लियस के घूमते हैं, सिर्फ वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही घूम सकते हैं और वो सिर्फ क्या है जंप कर सकते हैं एक शेल से
दूसरी शेल पर बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये नहीं कितनी भी एनर्जी लेके वो चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक अमाउंट उनकी फिक्स अमाउंट होती है, उसको लेके ही वो जंप कर सकते हैं हायर ऑर्बिट्स में, और उसको लूज करके ही वो क्या है वापस जंप कर सकते हैं लोअर शेल्स में। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब है ड्रॉ अ डायग्राम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग 4 एनर्जी सेल। जो बोहर का मॉडल है आपको ये इसमें डायग्राम बनाना है। इसमें क्या बता रखा है, आपको 4 शेल बतानी है। ये आपका न्यूक्लियस है, आपकी फर्स्ट शेल के शेल कहलाती है, सेकंड आपकी एल, एम आपकी थर्ड और एन आपकी फोर्थ। इसमें एन की जो वैल्यू होती है के में 1 होती है, एल में 2 होती है, एम में 3 होती है और एन में 4 होती है। ये आपको बताना है। ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है। अब है व्हाट आर न्यूट्रॉन्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो भी क्या है, वो सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ये न्यूक्लियस में। आप क्या लिख देंगे, न्यूक्लियस में। ठीक है, लिखा है ना कि वेयर दे आर सिचुएटेड, तो आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस। ये आपका ये रहा कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज वैलेंस ऑर्बिट और शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने अभी पढ़ा, ये आपका 5th क्वेश्चन है कि वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है। जो मैंने आपको बताया, बाहर की जो ऑर्बिट होता है वो आपका वैलेंस ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है 61। अच्छी लगी हो तो बताना। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।